हेलो एवरीवन। अगर आप लोगों की फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रुचि है या आप लोग स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हैं या आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख रहे हैं तो अपने लर्निंग के टाइम आपने बहुत सारी प्रॉफिटेबिलिटी टर्म्स को देखा होगा। जैसे उनके बारे में सुना होगा। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ, ईबिट हुआ, पैट, इबिटा एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। तो आप लोगों के मन में कभी ना कभी कंफ्यूजन आता होगा कि इतनी सारी प्रॉफिटेबिलिटी मेजरमेंट की क्या आवश्यकता है और इन सब का यूसेज क्या है और ये एक दूसरे से कैसे अलग अलग है और इन सब का ऐसा क्या यूज है कि इन सब के लिए मतलब हर तरह की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए अलग अलग मेजरमेंट बना रखे हैं, राइट। और ऐसी कौन सी तरीका हो सकता है, ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है जिसके थ्रू हम इनको जल्दी से समझ सकते हैं, ताकि जैसे ही हमारे पास टर्म आए तो हम समझ सके ओके ये जो टर्म है ये इस स्पेसिफिक प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताता है। तो आइए आपके इन सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा। इस वीडियो में एक बहुत ही सिंपल सा मैंने प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना रखा है और उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि क्या क्या प्रॉफिटेबिलिटी टर्म्स हैं और कैसे ईच एलिमेंट किस प्रॉफिटेबिलिटी को डिपिक्ट करता है, राइट। तो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल के साथ हम स्टार्ट करते हैं। अ, तो लेट्स अंडरस्टैंड। एक एग्जांपल लेते हैं कंपनी का। एक कंपनी है जिसका जो मेन बिजनेस है, मेन या उसको आप समझ लो जैसे कोर बिजनेस बोल दो, ओके। उसका जो कोर बिजनेस है वो है मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग ऑफ टॉयज। मतलब वो खिलौने बनाती है और उसको बेचती है, ओके। तो लेट्स से इन अ ईयर, एक साल में या उसने एक महीने में उसने लगभग 1000 टॉयज बनाए और उनको 50 रुपए के हिसाब से उसको बेच दिया, ओके। अब उन टॉयज को बनाने के लिए उनको कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। अब वो 1000 टॉयज बनाने के लिए उसको क्या क्या खर्चा करना पड़ेगा। उसको मटेरियल चाहिएगा, सामग्री चाहिएगी, उसको लेबर लगानी पड़ेगी जिनको उसे मजदूरी या वेजेस देनी पड़ेगी। अगर वो फैक्ट्री में बना रहे हैं खिलौने तो उस फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा। ये सारे जो खर्चे हैं वो 1000 टॉयज बनाने के लिए उनको मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ये सब सारे खर्चे उनको करने पड़ेंगे तभी जाके वो टॉय या जो प्रोडक्ट है वो बन पाएगा, राइट। इसके अलावा वो कंपनी क्या क्या खर्चे कर सकती है। तो ये तो सिर्फ रिलेटेड हुए प्रोडक्शन से रिलेटेड कि वो बनाने के लिए, खिलौने बनाने के लिए इतना खर्चा करना पड़ा। बट जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो तो सिर्फ आप सिर्फ सिर्फ प्रोडक्शन और सेल नहीं करते हो। आपको बिजनेस के लिए एक ऑफिस इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, आपको अपनी टीम हायर करनी पड़ेगी, कोई फाइनेंस का बंदा हायर करना पड़ेगा, एचआर का बंदा हायर करना पड़ेगा, ऑफिस सेटअप करना होता है, राइट। तो लेट्स से इनके पास भी एक ऑफिस है। तो उसमें जैसे ऑफिस का वहाँ पे फाइनेंस की टीम भी बैठती है, फाइनेंस है, एचआर है, ठीक है। तो इन लोगों की उनको सैलरी पे करनी होती है, ठीक है। और फिर उस ऑफिस का रेंट वो एक्सपेंस रहता है, उस ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी वो एक्सपेंस रहता है। तो ये सारे खर्चे भी उनके रहते हैं, ठीक है। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको अपने इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो सबसे पहली चीज़ है सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब ये होता है कि कंपनी अपने कोर बिजनेस से कितना पैसा अर्न करती है। ये है कोर बिजनेस से। तो इस कंपनी का कोर बिजनेस क्या है। कोर बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग ऑफ टॉयज। तो टॉयज सेल करने से, खिलौने बेचने से उसने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। दिस 1000 × 50, ये जो उसके है ये हो गया उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि उसने कोर बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट किया है। तो वो हुआ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब सेकंड आता है कॉग्स। कॉग्स मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। या कॉग्स का मतलब क्या होता है कि जो भी आइटम्स हमने प्रोडक्ट किए हैं, प्रोड्यूस किए हैं और सेल किए हैं, ओके, उनको प्रोड्यूस करने में क्या क्या हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस लगे हैं, ओके। वो सारे एक्सपेंस जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं वो इंक्लूड होते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। उनको आप ओवरऑल डायरेक्ट एक्सपेंस भी बोल सकते हो। तो 1000 खिलौने बनाने के लिए मेरा मटेरियल लगा, लेबर लगा, इलेक्ट्रिसिटी लगा, ये लगे तब जाके 1000 खिलौने प्रोड्यूस हुए, राइट। तो
ये सारी जो कॉस्ट है दैट विल बी माय डायरेक्ट एक्सपेंस बेसिकली, जो कि डायरेक्टली लिंक टू प्रोडक्शन। तो ये जो डायरेक्टली लिंक टू प्रोडक्शन है वो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाती है। और जब सेल्स या रेवेन्यू में से हम जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिडक्ट करते हैं तो आता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो क्या बता रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ आपको बता रहा है आपकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी, कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी से आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो। ये पूरे बिजनेस का नहीं बता रहा, क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए आपने और भी कॉस्ट इनकर की है। आपने सैलरी इनकर की है, आपने रेंट, ऑफिस का रेंट दिया, आपने इलेक्ट्रिसिटी दी, यूटिलिटी एक्सपेंस, ये सब एक्सपेंस किए हैं। बट ये सब ग्रॉस प्रॉफिट में कंसिडर नहीं होते। ग्रॉस प्रॉफिट में वही चीज़ें रिलेटेड होती है जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है। तो ये आपकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी को दर्शाता है कि आप अपनी प्रोडक्शन एफिशिएंसी से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, राइट। ये सिर्फ सेल और प्रोडक्शन इतनी ही बात करता है और उसी की प्रॉफिटेबिलिटी बताता है, ठीक है। ये हुआ ग्रॉस प्रॉफिट। नाउ अब आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए, जैसा मैंने बताया, आपको अलग अलग टीम्स भी हायर करनी पड़ेगी। ऑफिस है तो उसका रेंट भी देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी भी देनी पड़ेगी। ये जो बाकी सारे खर्चे होते हैं ये कहलाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मतलब इनको आप अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोल दो बेसिकली। ये अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो कि अब यहाँ पे शो होता है, ओके। यहाँ मैंने डेप्रिसिएशन को अलग से इसलिए शो किया। डेप्रिसिएशन भी एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि जब डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? असेट पे। जब असेट को डे टू डे यूज करते हो तो उसकी वैल्यू कम होती जाती है और उसके लिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, राइट। तो ये भी हमारा जो डेप्रिसिएशन, जो हमारा खर्चा होता है, ये भी हमारे डे टू डे यूसेज और डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड होता है, राइट। बिकॉज ये डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है इसलिए ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट कंसिडर होता है, राइट। तो जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटाते हो इंक्लूडिंग द डेप्रिसिएशन, तो आप क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या बताता है? कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बताता है फ्रॉम कोर बिजनेस ऑपरेशन। फ्रॉम कोर बिजनेस, क्योंकि मेरा जो बिजनेस है उस बिजनेस को, मेरा जो कोर बिजनेस है, मेन बिजनेस है, उस पूरे बिजनेस को रन करने के लिए मेरी मेरी कितनी सेल थी, कॉस्ट थी, और उसके बाद मेरा कितना प्रॉफिट बच रहा है। तो ये बताता है प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम कोर बिजनेस ऑपरेशंस, ओके। क्योंकि टॉयज का बिजनेस मेरे को रन करने के लिए प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो प्रोडक्शन कॉस्ट और ये इंसिडेंटल कॉस्ट जो भी वो बिजनेस रन करने, वो भी ये सब डिडक्ट करने के बाद जाएगा, वो मेरा आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ओके। नाउ अब कुछ होता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंस। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या हो सकती है? जैसे लेट्स अज्यूम कि इस कंपनी के पास एक्सेस कैश था, तो उसके पास जो भी ज़्यादा कैश था उसने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया। अब उस इन्वेस्टमेंट करने के बाद उस इन्वेस्टमेंट से इनकम जनरेट हो रही है। जैसे उस इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है या डिविडेंड मिल रहा है। अब इंटरेस्ट और डिविडेंड जो मिल रहा है वो कंपनी का मेन ऑपरेशन तो है नहीं। कंपनी का मेजर ऑपरेशन क्या है? कोर बिजनेस क्या है? टॉयज बनाना और बेचना। तो ये जो इनकम आ रही है ये कंपनी कोर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसको नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहा जाता है, ओके। तो वो यहाँ पे शो होती है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या हुआ? सिमिलरली वो सेम इन्वेस्टमेंट अगर उन्होंने सेल किया है और सेल करने पे कोई लॉस होता है तो वो हो जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्योंकि अगेन वो कंपनी के कोर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, राइट। कई बार क्या होता है, कंपनी को अगर कोई वन टाइम लॉस होता है या वन टाइम बिग एक्सपेंस होता है, कि जैसा कोई लिटिगेशन फाइल हुआ और कंपनी को कोई डैमेजेस देने पड़े, कोई भरपाई करनी पड़ी और वो बहुत बड़ा खर्चा था, तो वो कंपनी उसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में शो करती है, क्योंकि वो तो ऐसा तो है नहीं कि वो डेली उसको एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो वन टाइम एक्टिविटी है, वन टाइम लॉसेस है, तो उसको ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में शो करती है। ताकि अगर बिजनेस की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी देखनी हो तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो फ्रॉम कोर बिजनेस ऑपरेशन। कोर बिजनेस ऑपरेशन से प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो। बट आपको ओवरऑल बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है उस टाइम फ्रेम में, किसी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में, तो फिर आप देखते हो ईबिट। तो जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जब नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंस को प्लस माइनस करते हो
तो आता है ईबिट। ईबिट मतलब हुआ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये हुई कंपनी की ओवरऑल अर्निंग फ्रॉम बिजनेस, ओवरऑल अर्निंग फ्रॉम बिजनेस। यहाँ पे हम कोर बिजनेस की बात कर रहे थे, है ना, क्योंकि वो कोर ऑपरेशन से रिलेटेड है। ओके, यहाँ पे हम पूरे बिजनेस की बात कर रहे हैं जिसमें हम ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंस को भी कंसिडर कर रहे हैं। वो हुआ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, इंटरेस्ट, उसके बाद हम इंटरेस्ट को डिडक्ट करते हैं। इंटरेस्ट क्या होता है, अगर कंपनी ने कोई लोन ले रखा है, कोई डेट ले रखे हैं, तो उस पे उनको इंटरेस्ट पे करना होता है। इंटरेस्ट भी एक नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। ओके, ऑल्दो नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है बट इसको हम सेपरेटली शो करते हैं, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट जैसे डेप्रिसिएशन हुआ, इंटरेस्ट हुआ, टैक्स हुआ, ये जब आप प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज करते हो, चाहे वो मर्जर एंड एक्विजिशन के पर्सपेक्टिव से कर लो, चाहे आप दो कंपनीज को कंपेयर करने के हिसाब से कर लो, या कंपनी की प्रोजेक्टेड ग्रोथ या अर्निंग स्टैब्लिश करने के हिसाब से कर लो, इनका बहुत बड़ा एनालिसिस होता है डेप्रिसिएशन का, इंटरेस्ट का और टैक्स का। इन सब प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करने के लिए M&A मर्जर एंड एक्विजिशन के पर्सपेक्टिव से, या आपको दो कंपनीज को कंपेयर करना हो उसके लिए, इसलिए जो इंटरेस्ट होती है या फाइनेंस कॉस्ट होती है उसको सेपरेटली प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। वो हम आगे और वीडियोस में समझेंगे। ठीक है, तो ईबिट में से फिर इंटरेस्ट डिडक्ट होता है तो बचता है अर्निंग बिफोर टैक्स, EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। और उसके बाद टैक्स डिडक्ट होता है तो बचता है पैट, विच इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोल सकते हो, अर्निंग आफ्टर टैक्स भी बोल सकते हो, नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हो, नेट इनकम भी बोल सकते हो, अलग अलग नाम है। तो ये डिफरेंट हमारी प्रॉफिटेबिलिटी टर्म्स हैं। ग्रॉस प्रॉफिट जो मोस्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी और उससे जो लिंक प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो बताता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है कंपनी के कोर बिजनेस ऑपरेशन से कितनी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट होती है वो बताता है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम डिडक्ट करने की बात है। ईबिट जो कंपनी ओवरऑल बिजनेस से कितना पैसा जनरेट हो रहा है, कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है बेसिकली बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो बताता है। इंटरेस्ट डिडक्ट करने के बाद हम EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स होता है, और टैक्स डिडक्ट करने के बाद पैट आता है या नेट प्रॉफिट आता है। राइट, एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट रहता है प्रॉफिटेबिलिटी का जिसको हम बोलते हैं एबिटा, और ये आपने इसके बारे में काफी सुना होगा। तो एबिटा क्या होता है? एबिटा है EBITDA। इसका मतलब हुआ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन सेम होता है। डेप्रिसिएशन जो होता है वो टेंजिबल एसेट पे होता है, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट पे होता है। तो एबिटा हुआ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। ओके, जब भी एबिटा की एनालिसिस होती है, कोई भी कंपनी एबिटा की एनालिसिस करती है, जनरली वो सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम पे फोकस करना पसंद करते हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम पे वो फोकस नहीं करते, क्योंकि आप जब बिजनेस को एनालाइज करते हो, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी देखना चाहते हो, तो जनरली आप कोर बिजनेस पे फोकस करते हो। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे कम फोकस किया जाता है अनलेस उनका ऑब्जेक्टिव कोई दूसरा हो। या तो जब आपको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालनी है, और अगर आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है, अगर आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है या आपको पता है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें अर्निंग कौन सी चाहिए? बिफोर इंटरेस्ट। क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है क्या? हाँ, इंटरेस्ट डिडक्ट होने के पहले का है। ओके, क्या क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स है क्या? हाँ, बिफोर टैक्स है। क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन है क्या? नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन इसमें डिडक्ट हो रखा है। तो हमें क्या करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सिर्फ डेप्रिसिएशन ऐड करना है, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, तो हमारा EBITDA कैलकुलेट हो जाएगा। तो डिपेंड्स कि आपको क्वेश्चन में क्या फिगर दे रखा है, या जो भी आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें आपके पास क्या फिगर दे रखा है। अगर आपको पैट दे रखा है और पैट से आपको EBITDA कैलकुलेट करना है, तो पैट में आपको टैक्स ऐड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो डिडक्ट हो रखा है, और अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंस है उनको प्लस माइनस करना पड़ेगा।
ओके। और फिर उस पे आगे आपको डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। ये सब करने के बाद अगर आपके पास पैड दे रखा है तो ये सब करने के बाद आपको एबिटा कैलकुलेट हो जाएगा। ओके। और अगर आपको सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है तो फिर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिडक्ट करो, डेप्रिसिएशन डिडक्ट मत करो, ऑटोमेटिक आपका एबिटा आ जाएगा। तो इट डिपेंड्स कि आपको कहाँ आप क्वेश्चन में हो, किस लेवल पे हो, राइट, और पीएनएल में किस लेवल पे हो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप एक्सपेंसेस इनकम को एडलेस करके आप रिक्वायर्ड लेवल पे पहुंच सकते हो, राइट। तो ये था ओवरऑल कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, ईबिट, एबिटा, पैट, ये सब क्या है। अब इनको कैसे हमें एनालाइज करना है, किसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देख के या दो कंपनियों को कंपेयर करके हम कैसे उससे इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, ये हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अगले आने वाले वीडियोस में हम दो तीन कंपनीज के एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कि अगर किस लेवल पे डिफरेंस है तो हम उसको कैसे एनालाइज करें। और मैं और वीडियोस बनाऊंगा जिसमें हम स्पेसिफिक एलिमेंट के बारे में, स्पेशली एबिटा, पैट एंड ऑल, हम डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे एनालाइज करें, यूज करें, क्या क्या उसके बेनिफिट्स रहते हैं एनालिसिस करने के, और सो एन एंड सो फोर्थ। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आई होप आपको थोड़ा क्लैरिटी मिली होगी इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, कि इनके यूसेज क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट ज़रूर दीजिए, एंड आई विल सी यू सून। थैंक यू।